हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पावरिका लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई किया फिर नहीं, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 24 को ओपन हुआ था 27 मार्च, आज क्लोज किया जा रहा है। 2 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 375 टू 395 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 37 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 1100 करोड़ का इशू साइज, 2.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 700 करोड़ का, ओएफएस 400 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया, 37 रुपीज पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 30 मार्च का, 1 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.9 बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल 34.9 और एम्प्लॉय में 0.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 37 शेयर्स मिलेंगे, 14.6 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन गाइज अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट और बिग एचएनआई ओनली 69 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 329.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखिए तो क्यूआईबी ओनली 1000 शेयर्स का बीट किया 4 लाख, मतलब कोई सब्सक्राइब नहीं किया। बिग एचएनआई 1% का 16,000 शेयर्स बीट किया 64 लाख का। स्मॉल एचएनआई 3% सब्सक्राइब है, 35,000 शेयर्स बीट किया है, तो 1.4 करोड़ का। रिटेल में 5% सब्सक्राइबर 4.4 लाख शेयर्स बीट किया 17 करोड़ का। देखिए किसी भी कैटेगरी को खास सब्सक्राइब नहीं, एकदम बहुत ही एकदम मिनिमम सब्सक्राइब किया गया है। मिनिमम भी नहीं हुआ बल्कि 1% के अराउंड 1 to 2 5% से भी लोअर सब्सक्राइब देखने को मिला। हाँ, एम्प्लॉय में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब है, 85% का, 48 करोड़ का बीट किया 1.9 करोड़ का। लेकिन बाकी कैटेगरी जो बहुत ही लो सब्सक्राइब है, टोटल हुआ 3% सब्सक्रिप्शन, 5.4 लाख शेयर्स बीट किया 21.2 करोड़ का। कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 1 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 0.2% का लिस्टिंग मिलने जा रहा है, जो कि एज एक्सपेक्टेड फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर बिजनेस की बात करें तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है डीजी सेट्स में पावर इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है और स्पेशलाइज है, और साथ में विंड पावर जनरेशन में भी वेंचर कर चुका है और प्रोजेक्ट्स जो है गुजरात में रन कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखें तो टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 में रेवेन्यू गिरावट है 2358 करोड़ का, और प्रॉफिट 25 में गिरावट है 176 करोड़ का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि कैसे एक तरह से इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हाफ में 1475 करोड़ का रेवेन्यू, 134 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 11.6, ROCE 13.9, RONW 38.6, PAT 9.1, EBITDA मार्जिन 15.2% का, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, PB 3.5, PE रेशियो 24.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100%, पोस्ट इशू नहीं बताया गया, लेकिन हाँ मार्केट कैप 4998.6 करोड़ के अराउंड होगा। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि बहुत, सॉरी, प्राइस बैंड जो रखा गया रीजनेबल प्राइस रखी गई है, लेकिन फिर भी गाइस आईपीओ परफॉर्मेंस कोई खास नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। और गाइस यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है ना, ये होता जनरेट करता है डीजी सेट्स, जो कि पावर्ड बाय कमिंस इंडिया इंजन के द्वारा किया जाता है, जो कि लगभग 63.8% का रेवेन्यू के लिए इसी से ही जनरेट करता है। और ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है गाइस, इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो कमिंस इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एक्मी सोलर होल्डिंग्स, अडानी ग्रीन एनर्जी के कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करती है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो पावर सॉल्यूशंस एनर्जी इक्विपमेंट सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। डीजी सेट्स गैस जनरेटर पावर बैकअप सॉल्यूशंस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए प्रोवाइड करती है, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन बैकअप एनर्जी सिस्टम्स के लिए में, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है मेजर ग्लोबल इंजन और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ। वाइड कस्टमर बेस है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में, सो
वाइड कस्टमर बेस है और सर्विस नेटवर्क को भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस और रिकरिंग रेवेन्यू सपोर्ट कर रही है। वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है डीजल और गैस जनरेटर सेट्स के लिए डिमांड पर, और सिक्लिकल इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पर एक्सपोजर हो सकता है। मार्जिन सेंसिटिव है रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशंस, कंपोनेंट प्राइसिंग के कारण। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है डीजल जनरेटर्स के से रिलेटेड, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लार्ज एस्टैब्लिश पावर इक्विपमेंट कंपनीज से। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रिलायबल पावर बैकअप और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे गैस बेस्ड और हाइब्रिड पावर सिस्टम्स में एक्सपैंड कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे पावर इक्विपमेंट के लिए डिमांड सपोर्ट करता है। सर्विस और मेंटेनेंस बिजनेस को रिकरिंग रेवेन्यू के लिए एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कंपनी को, और रिन्यूएबल और अल्टरनेटिव एनर्जी सेगमेंट में एंटर करने का कंपनी के पास पोटेंशियल है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड स्टेबिलिटी की ओर जो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इससे डीजल जनरेटर्स पर जो रिलायंस है इसको रिड्यूस करता है। और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस के कारण गाइस, जो कि डीजी यूजेज में डिजिटल जनरेटर यूजेज पर जो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस होता है एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड, तो इसके कारण गाइस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। लार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण गाइस इंडस्ट्रियल कैपेक्स और जनरेटर के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है एनर्जी सिस्टम्स में, तो गाइस कंटिन्यूअस अडेप्टेशन रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो लार्ज पावर इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल प्रोवाइडर पावर बैकअप और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सॉल्यूशंस का। और वही अदर जनरेटर और पावर का सॉल्यूशन कंपनी से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी इक्विपमेंट एंड पावर सॉल्यूशंस प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल डिमांड और क्लीनर एनर्जी और सर्विस एक्सपेंशन के ट्रांजिशन पर, जैसे पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें आईपीओ जो है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।